हाँ, तो 11th क्लास देखो बेटा, आपकी 5वां पाठ चल रहा था मिश्र जी का। ठीक है, 8 पद हमने इसके पढ़ लिए थे कि उनकी माँ किस तरह से पिताजी को धैर्य बंधाती है, और कवि की माँ के अंदर भी किस तरह से ममता, उत्साह और देशभक्ति की भावना भरी हुई है। ठीक है बेटा, तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। अब देखिए बेटा, इसमें कौन सी स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन सी स्थिति के बारे में बताया गया है कि कवि क्या सोच रहा है जेल में, कि माँ ने जब पिताजी को रोते हुए देखा होगा तो मेरे पिताजी को उन्होंने धैर्य बंधाया होगा कि जो हमारा भवानी है वो जेल में क्या होगा, अच्छा ही होगा। तो पिताजी ने क्या कहा होगा कि मैं कहाँ पर रो रहा हूँ। ठीक है, मैं धैर्य को नहीं खो रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो देखिए पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सा होगा। कवि इसमें सोच रहे हैं कि जब मेरे पिताजी रो रहे होंगे, मेरी याद में जब आंसू बहा रहे होंगे, तो उन्होंने, मेरी माता ने यानी क्या कहा होगा कि भवानी वहाँ जेल में अच्छे ही होगा। माँ ने मेरे पिताजी से कहा होगा जब वो मेरी याद में आंसू बहा रहे होंगे कि भवानी जेल में क्या होगा, अच्छा ही होगा। ठीक है, तब पिताजी ने उनसे कहा होगा कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं रो कहाँ रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, अर्थात मैं धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। कहने का इसमें तात्पर्य क्या है कि कवि जेल में बैठ करके क्या सोच रहे हैं कि जब मेरे पिताजी मुझे याद करके रो रहे होंगे तो मेरी माता ने उन्हें धैर्य बंधाया होगा कि हमारा भवानी जेल में अच्छा ही होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, तो क्या बोल रहे हैं उसके पिताजी कि मैं कहाँ पर रो रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ, अर्थात मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अंदर ही अंदर दुख को सहन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, धीर का अर्थ यहाँ धैर्य से लिया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कवि के पिताजी कवि की माताजी से कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं उसे याद करके कहाँ रो रहा हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, और मैं अपने धैर्य को कहाँ खो रहा हूँ, अर्थात मैं अपने धैर्य को भी नहीं खो रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखिए, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। अब देखिए बेटा, जो सावन है, ठीक है, सावन को कवि ने क्या माना है, संदेश वाहक के रूप में चित्रित किया है। ठीक है बेटा, यानी सावन के माध्यम से वो अपने जो पिताजी हैं उनको संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कवि इसमें कि हे सजीले हरे सावन, कि हे हरे भरे सजीले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम अपने मौसम के हिसाब से खूब बरस लो, परंतु मेरे पिताजी की आंखों में आंसू ना आए, अर्थात वो ना बरसें। पांचवे को वह न तरसे, और वे मुझ पांचवे पुत्र के लिए वो दुखी नहीं हो। ठीक है बेटा, क्या संदेश दे रहे हैं कवि की, हे सजीले हरे सावन, की हे हरे भरे सजे धजे सावन, की हे कि मेरे पुण्य पावन, हे पवित्र पुण्य सावन, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम अपने मौसम के हिसाब से बरस लो, परंतु पांचवे को वे न तरसे, परंतु मेरे पिताजी की आंखों में मेरे अभाव के कारण आंसू ना आए, अर्थात वो मुझ पांचवे पुत्र के लिए ना तरसे, वो मेरे लिए दुखी ना हो। ठीक है बेटा, आगे देखिए, मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब देखिए बेटा, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कवि, कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि तुम संदेश वहा को सावन से बोल रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी को जाकर के क्या संदेश देना कि मैं मज़े में हूँ, कि मेरे पिताजी से जाकर तुम कहना कि मैं यहाँ कारावार में पूरी तरह से मज़े में हूँ, अर्थात मैं पूरी तरह से क्या हूँ, यहाँ प्रसन्न हूँ और सही हूँ, यानी कुशल मंगल हूँ। ठीक है बेटा, सावन के माध्यम से क्या कह रहे हैं कवि कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के कहना कि मैं यहाँ कारावास में पूरी तरह से क्या हूँ, प्रसन्न हूँ और मज़े में हूँ, सही हूँ, मैं सब तरह से कुशल मंगल यहाँ पर हूँ। ठीक है बेटा, घर नहीं हूँ बस यही है, कि क्या कहना चाह रहे हैं कि बस मुझे इसी बात की चिंता है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ,
ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी से जाकर कहने कि मैं यहाँ पे मज़े में हूँ, प्रसन्न हूँ, मैं सब तरह से यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है। बस मुझे इसी बात की चिंता है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ। ठीक है बेटा, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में से सब विरस है। कवि आगे कह रहे हैं कि जो ये बस है, ठीक है, बस कहने में तो छोटी सी बात है, परंतु ये सोचने के लिए यानी इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अर्थात बस के कारण ही सब कुछ विरस हो गया है, यानी रसहीन हो गया है। घर से दूर रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो मेरे घर वाले हैं वो ही मेरी प्रसन्नता का आधार है। ठीक है, और मैं अपनों से यानी अपने घर वालों से ही मैं क्या भोग रहा हूँ, अलगाव को रह करके दुख भोग रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं कि किंतु यह बस बड़ा बस है। कवि कह रहे हैं कि यह बस कहने में तो छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ा है, अर्थात इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। इस बस से ही सब रस है, यानी मैं अपने घर वालों से दूर हूँ। ठीक है, इसी कारण, इसी बस के कारण सब क्या है, रसहीन है। अर्थात ये क्या है, घर से दूर रहना किसी भी व्यक्ति के लिए इतनी सरल बात नहीं होती है। ठीक है, और इसी कारण यही बस मेरे दुख और वेदना का मुख्य कारण है। ठीक है, इसी बस के कारण मैं अपनों से अलगाव को भोग रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखिए, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें धीर देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। अब देखिए बेटा, वो क्या कहना चाह रहे हैं, कवि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। अब देखिए बेटा, धीर का अर्थ तो यहाँ किससे लिया गया है, धीर का अर्थ यहाँ लिया गया है धैर्य से। ठीक है बेटा, धीर का अर्थ किससे लिया गया है, धैर्य से लिया गया है। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। वो पवन यानी सावन के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से जा कर के क्या मत कहना कि निराशा की जो भवानी है वो जेल में निराश है, अर्थात तुम मेरे पिताजी से निराशापूर्ण बातें मत कहना, और तुम हर तरीके से उन्हें धैर्य बंधाते रहना। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कवि, क्या कह रहे हैं सावन से कि हे सावन, किंतु उनसे यह न कहना कि हे, किंतु का अर्थ यहाँ किससे लिया है, किंतु का अर्थ लिया गया है यहाँ पे निराशा से। ठीक है, निराशा से किस तरह, किंतु उनसे यह न कहना, किंतु उनसे यह न कहना, क्या मत कहना कि मैं जेल में निराश हूँ। ठीक है बेटा, तो किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। कवि इसमें कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से यह जा कर के मत कहना कि मैं क्या रहता हूँ अंदर से, या मेरे मन से में निराशा भरी हुई है और मैं यहाँ पर निराश रहता हूँ। उन्हें देते धीर रहना, तुम उन्हें हमेशा धैर्य बंधाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, और तुम मेरे पिताजी से जाकर के कहना कि मैं यहाँ कारावास में खूब लिख रहा हूँ। ठीक है, खूब पढ़ लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, यानी मैं कारावास में क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ रह करके खूब पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे देखिए, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं, काम करता हूँ कहना, सावन से कवि कह रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के यह कहना कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, खूब काम कर रहा हूँ, नाम करता हूँ, और अच्छे काम करके मैं यहाँ पर नाम रोशन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं कि काम करता हूँ कि कहना, कि कवि कह रहे हैं सावन से कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से जाकर के यह कहना कि मैं यहाँ पर खूब काम कर रहा हूँ, अर्थात खूब मैं यहाँ कमाई कर रहा हूँ, नाम करता हूँ, और यहाँ पर मैं अच्छे कार्य करके मैं आपके नाम को क्या कर रहा हूँ, रोशन कर रहा हूँ। ठीक है, चाहते हैं लोग कहना, कवि सामान से कह रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के कहना कि मुझे यहाँ पर सब लोग चाहते हैं, अर्थात मुझसे सभी क्या करते हैं, स्नेह करते हैं, मत करो कुछ शौक कहना। क्या कह रहे हैं कि तुम उनसे जाकर के कहना कि वो मेरे लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं,
और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं। अब देखिए बेटा इसमें क्या कह रहे हैं कि और कहना मस्त हूँ मैं, और तुम क्या कहना मेरे पिताजी से जा कर के मैं हर तरह से यहाँ पर प्रसन्न हूँ, खुशी हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि और कहना मस्त हूँ मैं। कवि कह रहे हैं कि हे सावन तुम मेरे पिताजी से जाकर कह देना कि मैं यहाँ हर तरह से प्रसन्न हूँ, खुशी हूँ और मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कातने में व्यस्त हूँ और मैं गांधी जी के निर्देशों का पालन करते हुए मैं जेल में सूत काटने का कार्य कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, कातने में व्यस्त हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं यहाँ गांधी जी के निर्देशों का पालन करते हुए मैं सूत काटने में यहाँ पर व्यस्त हूँ, अर्थात मैं यहाँ जेल में रह कर के सूत काटने का कार्य करता हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। अब देखिए बेटा क्या बोल रहे हैं वो कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के क्या कहना कि मैं यहाँ पर खूब खाता पीता हूँ और मेरा वजन यहाँ पर रह कर के 70 शेर यानी 70 किलो हो गया है। ठीक है बेटा, 70 शेर से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, 70 किलो से लिया गया है। तो वो क्या कह रहे हैं कवि सावन से कि तुम मेरे पिताजी से जाकर कह देना कि मैं यहाँ पर खूब खाता पीता हूँ। ठीक है, और खाने पीने से मेरा वजन यहाँ कितना हो गया है, 70 शेर यानी 70 किलो हो गया है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर ठेलता हूँ, कहना मस्तू मैं यूं न कहना अस्तु मैं। ठीक है बेटा, तो क्या इसमें बोल रहे हैं कवि सावन के माध्यम से अपने पिताजी को और क्या संदेश दे रहे हैं कि हे सावन तुम मेरे पिताजी से कहना कि मैं यहाँ पर जेल में रह कर के खूब खेलता हूँ, खूब मस्ती करता हूँ और खूब कूदता हूँ, यानी कूदता हूँ खेलता हूँ। कवि कह रहे हैं कि हे सावन तुम मेरे पिताजी से जा कर के कहना कि मैं मस्ती से यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ और क्या करता हूँ मैं यहाँ पर रह कर के दुखों को क्या करता हूँ, दूर हटाता हूँ। ठीक है बेटा, दुखों को क्या करता हूँ अपने सामने से, यानी दुखों को दूर हटाने का मैं यहाँ पर प्रयत्न करता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। कवि इसमें कह रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के कहना कि मैं यहाँ पर दुखों का सामना करता हूँ और उन्हें दूर हटाता हूँ। डटकर से मतलब किससे लिया गया है बेटा यहाँ पे कि मैं यहाँ पर दुखों का क्या करता हूँ, दुखों का सामना करते हुए उन्हें दूर हटाता हूँ। ठीक है बेटा, यूं न कहना अस्तु मैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी से जाकर यह कह देना कि मैं यहाँ पूरी तरह से मस्त हूँ, परंतु तुम उनसे यह जाकर के मत कह देना कि मैं यहाँ दुखी रहता हूँ और उदास रहता हूँ। ठीक है बेटा, ये अस्त से मतलब किससे लिया गया है, उदास होने से या दुखी रहने से लिया गया है। ठीक है, तो अस्त से मतलब यहाँ किससे लिया गया है, उदास रहने से या दुखी रहने से लिया गया है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर उदास रहता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर दुखी रहता हूँ। ठीक है बेटा, तो किसका इसमें प्रयोग किया गया है, अब देखिए किसका इसमें वर्णों की आवृत्ति होने से तो इसमें किसका प्रयोग किया गया है, यमक अलंकार का भी, अनुप्रास अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और जैसे अस्त होना आया है, ठीक है, और डटकर ठेलना यानी मुकाबला करना आया है, तो इसमें मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। और भाषा शैली इसमें किसका प्रयोग किया गया है, भाषा शैली सरल है इसकी और भाव के अनुसार है। ठीक है बेटा, भाषा शैली क्या है, भावों के अनुसार है, सरल है, अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, अस्तों होना जैसे मुहावरों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, और किसके बारे में यहाँ, यानी कवि के हृदय की व्यथा को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कवि। ठीक है, आगे देखिए, हाय रे ऐसा न कहना। अब देखिए वो क्या बताना चाह रहे हैं कि हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। अब देखिए वो दुखी तो रहते हैं जेल में। ठीक है बेटा, कवि क्या करते हैं, जेल में तो दुखी रहते हैं लेकिन वो अपने पिताजी को इस स्थिति से अवगत नहीं करवाना चाहते हैं कि उनका पुत्र कारावास में क्या है, दुखी है। ठीक है बेटा, वो सावन से क्या संदेश दे करके भेजते हैं कि मैं यहाँ पर सही हूँ। तो वो सावन को आगाह कर रहे हैं यानी सावधान कर रहे हैं कि इस तरह की बातें तुम मेरे पिताजी से मत कह देना। ठीक है बेटा, तो देखिए, हाय रे ऐसा न कहना है कि जैस जो वैसा न कहना, कहने देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। अब देखिए बेटा इसमें क्या कह रहे हैं,
सावधान करते हुए क्या बोल रहे हैं वो सावन से कि तुम मेरे पिताजी से जा कर के ये मत कह देना, ठीक है, कि मैं यहाँ पर क्या रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जागता रहता हूँ और यहाँ पर मैं आदमियों को देखकर मुझे डर लगता है और मैं उन्हें देख कर के भागता हूँ। ठीक है बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं कि हारे ऐसा न कहना। कवि सावन से कह रहे हैं कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से यह जाकर के मत कह देना कि मैं यहाँ जेल में क्या रहता हूँ, उदास रहता हूँ, ठीक है। उनसे जाकर के तुम ये मत कह देना कि जो वैसा न कहना कि तुम उनसे जाकर के ये मत कह देना कि मैं यहाँ पर पूरी रात जागता रहता हूँ, ठीक है, आदमी से भागता हूँ और डर के कारण मैं दूसरे आदमियों से भागता हूँ, अर्थात मुझे दूसरे आदमियों को देखकर डर लगता है। इस बात को तुम मेरे पिताजी से मत कह देना। ठीक है बेटा, आगे देखिए। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देख ना कुछ बकने देना, उन्हें कोई शक न देना। अब देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं कवि, यानी सावन को आगाह यानी सावधान करते हुए क्या कह रहे हैं कि हे सावन, तुम गलती से भी मेरे पिताजी से कुछ कह मत देना, कहने देना मौन है। मेरे पिताजी से तुम जाकर के यह मत कह देना कि मैं यहाँ पर मौन रहता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर चुपचाप रहता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरे पिताजी, कहने देना मौन हूँ मैं, कि तुम मेरे पिताजी से जाकर के यह मत कह देना कि मैं यहाँ मौन रहता हूँ, अर्थात मैं यहाँ पर चुप रहता हूँ। खुद न समझू कौन हूँ मैं, और मैं ये स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूँ, यानी मैं कारावास में रह कर के मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं क्या खो बैठा हूँ, अपनी समझ को, अपने विवेक को मैं खो बैठा हूँ। ठीक है, यानी घर वालों की याद में कवि अपने विवेक को खो देता है। तो क्या बोलते हैं वो कि तुम ये मत कह देना मेरे पिताजी से जा कर के, कि क्या मत कह देना कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, अपनी सुध बुध खो बैठा हूँ। ठीक है, तुम ये जा कर के मेरे पिताजी से मत कह देना, उन्हें कोई शक न मत देना। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम ऐसी बात उनसे मत बोल देना कि उन्हें शक हो जाए, यानी तुम उनसे सोच समझ करके ही बोलना। ठीक है बेटा, तो क्या कहना चाह रहे हैं चारों लाइनों में कवि कि कहने देना मौन हूँ मैं, कि हे सावन, तुम मेरे पिताजी से जाकर के ये मत कह देना कि मैं यहाँ उदास रहता हूँ, चुपचाप रहता हूँ, खुद न समझू कौन हूँ मैं। वो तुम उनसे जाकर के ये मत कह देना कि मैं स्वयं ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं अपने घर वालों की याद में मैं अपने विवेक को खो बैठा हूँ। तुम इस बात को मेरे पिताजी से जाकर के मत कह देना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो क्या कह रहे हैं कि हे सावन, तुम गलती से भी मेरे दुख के बारे में मेरे पिताजी से मत कह देना। तुम उनसे जो कुछ भी कहो वो सब सोच समझ कर ही कहना। ठीक है, आगे देखिए। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वेने बरसे, पांचवे को वेने तरसे। अब देखिए बेटा, इसमें क्या कह रहे हैं कवि कि हे सजीले, हे हरे भरे सावन, हे पुण्य सावन, हे पवित्र सावन, तुम अपने मौसम के अनुसार खूब बरस लो, पर मेरे कारण मेरे पिताजी की आंखों में आंसू ना आए। यानी मुझ पांचवे पुत्र के कारण मेरे पिताजी की आंखों में आंसू ना आए। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि हे सजीले हरे सावन, कवि कह रहे हैं कि हे सजीले हरे भरे सावन, हे पुण्य पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, यानी तुम जी भर करके बरस लो परंतु न बरसें, यानी मेरे पिताजी के आंखों में मेरे लिए यानी मेरे बारे में सोचकर वो दुखी ना हो और मेरे कारण उनकी आंखों में आंसू ना आए। ठीक है, पांचवे के न तरसे, पांचवे को वे न तरसे, अर्थात मुझ पांचवे पुत्र को याद करके उनकी आंखों में आंसू न आए। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, देखिए किसके बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से सावन को संदेशवाहक बना करके कवि अपने मन की पूरी व्यथा को कह देते हैं। ठीक है, कि मेरे पिताजी से ये मत कह देना जाके कि मैं यहाँ जेल में इतना दुखी रहता हूँ। ठीक है बेटा, तो वर्णों की इसमें आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो जैसे सवर्ण की इसमें आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो एक वर्ण की आवृत्ति दो से अधिक,
ट वर्ण की इसमें आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो एक वर्ण की आवृत्ति जब 2 से अधिक बार हो जाती है, ठीक है, तो कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग आ जाता है? अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग है, ठीक है। और कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग है? यमक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है बेटा। और जो भाषा शैली है इसकी, ठीक है, वो कौन सी है? सरल है और भावों के अनुसार है, ठीक है बेटा। और जो पांचवा शब्द आया है इसमें, ठीक है, और कौन सी व्यथा को यानी किसकी अभिव्यक्ति की है उन्होंने? मन को छू लेने वाली वेदना की, ठीक है बेटा। किसकी अभिव्यक्ति की है इसमें? मन को छू लेने वाली वेदना की कवि ने इसमें अभिव्यक्ति की है। मार्मिक वेदना का अर्थ क्या होता है? मार्मिक वेदना का अर्थ होता है मन को छू लेने वाली व्यथा, ठीक है। मन को छू लेने वाली जो दर्द होता है, ठीक है, जो दुख होता है, वो होती है मार्मिक वेदना, ठीक है बेटा। तो आज आपका ये पाठ पूरा हो गया, कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।